ओके, ये जो करंट ये 14 फेब का जो करंट अफेयर्स है, इसमें एक ये द हिंदू का है, ठीक है? तो इसमें जो आया है, अच्छा हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी हम करंट इसलिए करवा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग चाहो तो फिर पेपर से भी जो तुम लोग पढ़ते हो, तो नेक्स्ट डे ही तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो तुम लोग अगर एक दिन सर तो आर्टिकल्स भेज देते हैं, और अगर तुम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर पेपर कोई भी इन केस अगर पढ़ रहे हो, तो नेक्स्ट डे तुम लोग वो डाउट भी अपना पूछ सकते हो पेपर से रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है? तो अभी द हिंदू का ही कवर कर रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस भी इंक्लूड करना है क्योंकि कुछ आर्टिकल्स तो दोनों में ही मिला हुआ रहता है। अच्छा, ये न्यूज़ है चाइना का। तो चाइना एंड वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हुआ क्या है कि हम लोग पहले भी न्यूज़ ये पढ़े थे कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टीम को चाइना अलाउ नहीं कर रहा था, ठीक है? लेकिन वो विज़िट मतलब 29 जनवरी 2021 में वो बोला कि हाँ, हम विज़िट करेंगे, और वुहान में, तो उस वुहान का जो इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो वहाँ भी विज़िट करेगा, यूनान मार्केट भी विज़िट करेगा, और वुहान का सेंटर फॉर डिज़ीज़ एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन लेबोरेटरी है एक, वहाँ भी विज़िट करेगा, ठीक है? तो एक टीम है, वो करेगा। तो इसमें बोल रहे हैं कि 4 सिनेरियो को वो लोग वायरस कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उसके लिए 4 सिनेरियो मतलब वो लोग ऐसा सोचे हैं कि 4 जगह को वो लोग देखेंगे। तो कौन-कौन सा जगह है? एक तो जो फ्रोज़न फूड मार्केट है वो, फिर उसके बाद हम ये बता ही दिए इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और यूनान का मार्केट, ठीक है? वेट मार्केट जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन लेबोरेटरी। तो इस तरह से वो सब जगह विजिट करेंगे। लेकिन हम लोग को पता है कि कहाँ पे आउटब्रेक हुआ, तो हम लोग को ये पता है कि वुहान में हुआ। किससे हुआ, ये सारा पॉसिबिलिटीज हम लोग पहले भी देख लिए हैं कि कुछ लोग मतलब कुछ डेटा आया था कि बैट से हुआ। कुछ लोग बोला कि नहीं, बैट से पेंगोलिन में गया, पेंगोलिन से बाकी लोगों में आया। फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, ये क्या है कि ह्यूमन बीइंग में आया, वेट मार्केट से जो भी मीट अनकुक्ड मीट होगा या फिर उससे आया ह्यूमन बीइंग में, और ह्यूमन टू ह्यूमन फिर ट्रांसमिशन शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद और भी एक पॉसिबिलिटी है, बोलते हैं कि हो सकता है कि जो वहाँ पे चाइना का एक लेबोरेटरी है, वहाँ से हो सकता है कोई रिसर्च चल रहा हो, और वो रिसर्च मतलब वहाँ पे कोई ये वायरस लीक कर गया हो, ठीक है? लैब से ये लीक हो गया हो। उसपे हो सकता है कुछ टेस्ट चल रहा हो, और उस वहाँ से वो लीक कर गया हो। तो कुछ दिन पहले डब्ल्यूएचओ क्या किया था, बोला था मतलब ये आश्वासन दिया था इसको चाइना को कि नहीं, हम लोग इस बात को मतलब जो लैब लीक का जो बात है, इस पे मतलब इसका हम लोग एग्जामिन नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन टीम जा रही है, तो फिर उसके बाद बोला कि नहीं नहीं, ठीक है, हम लोग लैब का भी, जो लैब का जो एक हाइपोथेसिस है कि हाँ लैब से लीक किया हो, उसका भी एग्जामिन करेंगे। तो उसी से रिलेटेड सारा न्यूज़ है, पढ़ना। और ये हम बता दिए कि 4 ये है, एक तो ह्यूमन बीइंग से, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। यूनान का मार्केट जो वेट मार्केट, जो मीट मार्केट है वो, फिर उसके बाद वायरोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और फिर एक बोल रहे हैं कि लैब से, ठीक है? वहाँ पे लेबोरेटरी जो है वहाँ। और एक क्या, तो वो वुहान में ये भी कि ह्यूमन टू ह्यूमन हुआ है या बैट से हुआ है या फिर पेंगोलिन से हुआ है। ये सब टेस्ट करने के लिए वहाँ पे जाने वाले थे। नेक्स्ट जो भी होगा दूसरे दिन में, तो इस वीक में शायद आएगा, तो वो फिर हम लोग आगे देखेंगे। आगे, अच्छा, इटली के प्राइम मिनिस्टर हम लोग लास्ट वीक ही पढ़े थे कि इटली के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिए। पैंडेमिक में वो नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए कोरोना वायरस। इतना ज़्यादा वहाँ पे डेथ्स हुए कोरोना वायरस के कारण, इतने लोग इन्फेक्ट हुए, कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था, हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा था। तो इसके चलते वो रिजाइन कर दिए थे। तो अभी क्या है, एक फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ मारियो ड्रागी वहाँ के इटली के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है? नाम याद रखोगे। और पहले वो कौन थे, तो फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ थे। नेक्स्ट,
ये क्या है, द हाइट्स ऑफ कांस्टेंट फ्रिक्शन। तो ये चाइना और इंडिया का जो फ्रिक्शन है LAC पे, जो पोंगोंग सो लेक है लद्दाख में, वहां को लेकर के जो भी था, तो उसमें क्या है ना, कुछ बात इसमें दिया हुआ है हम, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इसमें क्या है ना कि जैसे कि ये जैसे लेक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हम लोग को पता है। अच्छा, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं पहले पूछ लेते हैं। कितने फिंगर्स का हम लोग पढ़े थे कि कितने फिंगर्स है पोंगोंग सो लेक पे? हाँ देव बोलो। 8। 8। अच्छा, अब कौन बोल रहे हो कि हमारा क्लेम कहाँ तक है, इंडिया का क्लेम कहाँ तक है? कोई और? इंडिया का क्लेम पोंगोंग सो लेक पे जो हमारा फिंगर्स का जो बात है, तो वो इंडिया का क्लेम कहाँ तक है? मेरा आवाज जा रहा है ना? सिर्फ देव? हाँ देव बोलो। 4 तक। इंडिया का क्लेम 4 तक है। अच्छा, किसी को और आइडिया ही नहीं है? मीरा, तुम लोग तो पढ़े हो, मीरा तूफा ये लोग तो कंटिन्यूस है, लखन कंटिन्यूस नहीं है। मीरा, तूफा, नेहा, सना, शाश्वत भी जानते हाँ हो? मैम, डाउट हो रहा था। अच्छा, कहाँ तक है क्लेम? देव 4 तक बोला, हम सही गलत नहीं बोले अभी तक। हमको भी वही लग रहा है। और किसी को भी लग रहा है? बाकी लोग को तो कुछ 5 लग नहीं रहा। मैम 5 फिंगर्स तक है क्या शायद? अच्छा, तूफा का एक फिंगर बढ़ा, और किसी का कोई फिंगर बढ़ा? 5 अनिमेश 8। अच्छा, हम नहीं, 5 बोले हम, 5 मैम। हाँ हाँ। एक्चुअली तो इंडिया बोलता है 8 तक है, लेकिन बॉर्डर है 4 तक। जैसे चाइना और इंडिया जैसे बोलते हैं, इंडिया कवरिंग अभी करते हैं। सही बोले देव, हाँ ठीक है। देव क्लियर कर दिया। ये क्या है ना कि हम बता रहे हैं बस ऐसे ही रफ बना करके, ऐसा। यहाँ 8 बन गया ना। इंडिया का जो बाउंड्री आता है ये 4 तक आता है, ठीक है, ये इंडिया। और लेकिन इंडिया जो पेट्रोलिंग करता है और इंडिया का क्लेम है 8 तक। चाइना बोलता है कि हाँ तुम 4 तक ही है, मतलब चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है कि 4 तक ही है। और चाइना का यहाँ पे एक बेस है, जीजीबाज ना, ऐसे ही नाम है, हम जीजीबार शायद, हम क्लियर करेंगे ये वाला, हमको एग्जैक्ट नाम नहीं है। और यहाँ पे धान सिंह या धान सिंह करके कुछ है, हम अभी नाम याद नहीं है, लेकिन हम अभी क्लियर करेंगे। ये क्या है ना, ये बोला इंडिया का जो क्लेम है वो क्या करता है, इसका बेस परमानेंट जो इन लोग रहता है, ये फिंगर 3 के पास इसका है एक धान सिंह करके कुछ वो। और चाइना का यहाँ पे है जीजी बार करके कोई जगह है वो, ठीक है, दोनों का है। और ये क्या करता है इंडिया का, लेकिन पेट्रोलिंग राइट, मतलब पेट्रोलिंग करता था, मतलब क्लेम वो करता था 8 तक। और चाइना वाले लोग आते थे और इन लोग भी 4 तक पेट्रोलिंग करके जाते थे, मतलब दोनों पेट्रोलिंग करता था। तो इस बार का जो स्टैंड ऑफ, मतलब जैसे जो हुआ जो भी, तो चाइना क्या किया था, चाइना ये सब तो रोड्स बना लिया है, यहाँ तक बहुत अच्छे से रोड्स बना लिया है, और इंडिया मतलब नहीं बना पाया। और वही इंडिया का बनाने के चलते ही वो इन लोग क्या किए थे कि इंडिया को यहीं पे रोक दिए थे, इंडिया को इधर जाने ही नहीं दे रहे थे पेट्रोलिंग के लिए। तो अभी जो बात आ रहा है, अभी ये बात आ रहा है, मतलब अभी जो लोग बोले हैं कि अभी न्यूज सुन रहे होगी, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि वो लोग वापस चला गया वापस। तो अभी क्या बोल रहे हैं लोग, ये लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी ना तुम यहाँ तक आओगे ना हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। ये एक बफर जोन क्रिएट कर दिए, ठीक है, बफर जोन जो ये इंडिया यहाँ तक क्लेम करता था इसलिए यहाँ तक जाता था, और चाइना तो यहाँ तक घुस के बैठ गया था। तो क्या है, अभी बोला कि यहाँ पे स्टेटस को रहेगा, स्टेटस को रहेगा कि मतलब कोई भी रोड्स नहीं कंस्ट्रक्शन होंगे, मतलब किसी तरफ से नहीं, और स्टेटस को। और बोला है कि यहाँ पे बफर जोन रहेगा, दोनों में से कोई भी यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करेगा। लेकिन बात उठेगा कि कितना हद तक ये बात मानता है, क्योंकि चाइना भी कितना हद तक मानता है और ये पेट्रोलिंग नहीं करता है। और इंडिया
मतलब भी पेट्रोलिंग नहीं करता। मतलब दोनों को एक दूसरे का जो भी है वो मानना पड़ेगा, और अगर देखते हैं कौन ब्रीच करता है, क्योंकि ब्रीच करेगा तो ही फिर प्रॉब्लम शुरू होगा। तो अभी ये कंडीशन है, इसी को बोला जा रहा है कि हाँ ये अभी मतलब वो चाइना पीछे हट रहा है। ठीक है, तो ये वही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। तो फिंगर 8 तक मतलब इंडिया का हमेशा से वो फिंगर 8 तक वो होल्ड करके रखता था, लेकिन क्लेम कहाँ तक था? फिंगर 8 तक। ठीक है, जहाँ पे इंडिया का परसेप्शन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां लाई करता है। ठीक है, तो अभी मिनिस्ट्री बोले अच्छा मेजर धान सिंह थापा थे वहां पे फिंगर 3 के पास। ठीक है, एक नियर फिंगर 3 एक धान सिंह थापा पोस्ट बना हुआ है। ठीक है, यही है पोस्ट जहाँ पे परमानेंटली उन लोग रहते हैं। ठीक है, और चाइनीज का एक बेस है जो कि ईस्ट ऑफ फिंगर 8, मतलब फिंगर 8 अगर यहाँ पे अगर ये हम अगर फिंगर बना दे सारा, तो यहाँ पे है आप मतलब ईस्ट ऑफ, यहाँ पे है उसका पोस्ट, चाइनीज पोस्ट फिंगर 8 के बाद। ठीक है, तो इसका नाम आएगा, इसमें नहीं है तो नेक्स्ट शीट में आएगा, लेकिन वो जीजी बार करके ही है नाम। ठीक है, तो ये बात था। तो ये धान सिंह पोस्ट है, और यही है कि उन लोग वापस हम बता ही दिए कि दोनों का वो वापस मतलब दोनों वो बफर जोन क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि फिंगर्स क्या है वहां पे, तो वहां पे फिंगर्स जो ग्लेशियल मेल्ट करके जो लेक्स जो माउंटेन्स जो बने हुए उन्हीं को फिंगर्स बोला गया है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर जो विंटर में फ्रीज भी कर जाते हैं। तो ये है, और ये जो बोलते हैं कि हमेशा से ही वहां पे, अच्छा ये क्या जो है ये उसका ज्योग्राफिकल पूरा एरिया दिया हुआ है कि वहाँ का जो पेट्रोलिंग है वो कैसे कैसे होता था। तो वहाँ पे साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग जो है वो कैलाश रेंज और चुलसुल सेक्टर से मिलता है। ठीक है, तो अभी चुलसुल सेक्टर जो है वो क्रिटिकल है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का ही मतलब वहां तक घूमते हैं। और उधर से जो हम बोल ही दिए कि चाइना रोड बना दिया, उधर से फ्लैट सेक्टर है, तो मतलब फ्लैट है थोड़ा, तो चाइना वो बना चुका है और इंडिया नहीं बना पाया है। तो वही बनाने के बाद ही वो ये है। और ये जो हमेशा से ही ये जो जगह है वो हमेशा से ही दोनों के बीच में एक कंटेंशन का इशू बन के रहा है, क्योंकि 1962 में भी वही हुआ था। और फिर उसके बाद बोल मतलब डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग गोगरा एंड डेप्सांग है, ठीक है, वहां पे हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम, मतलब अभी भी पूरी तरह से वो एरिया में सॉल्व नहीं हुआ है। सिर्फ ये फिंगर्स वाला जो है इन लोग मतलब दोनों तरफ एग्री किए हैं कि हाँ ठीक है हम भी 4 फिंगर के बाद पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, और उन लोग भी बोले हैं कि हम 8 फिंगर के वेस्ट में हम नहीं आएंगे। तो ये दोनों का ही हुआ, लेकिन उस एरिया में और भी कुछ कुछ एरियाज को लेकर के अभी भी डिस्प्यूट है। ठीक है, उसी को लेकर के ये सारा न्यूज है। आगे अब आते हैं एक ये तो थोड़ा देर बाद कवर करेंगे। अच्छा, चामोली डिजास्टर। तो चामोली डिजास्टर को लेकर के उत्तराखंड में तुम लोग देख ही लिए कि जो उत्तराखंड में बहुत बड़ा धौली गंगा रिवर में जो अभी इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो इसमें बहुत सारा कंसर्न हुआ है कि मतलब ये जो है मतलब 2013 में भी वो क्लाउड बर्स्ट के कारण हुआ था। और यहाँ पे कंसर्न है कि यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे है एक स्मॉल फंक्शन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो फंक्शनल है, और वो 520 मेगावाट का एक तपोवन विष्णु घाट प्रोजेक्ट है जो एनटीपीसी का है। ठीक है, जो धौली गंगा रिवर पे। तो ये सारा जो है जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, और फिर ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें बहुत लोग का डेथ भी हुआ। 38 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा डेथ है। और फिर उसके बाद लेकिन हुआ क्या, तो ये मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि वो तुम लोग न्यूज में ज्यादा तुम लोग सुने होंगे, वो लैंड जो भी है जैसे स्लाइड हुआ, मतलब लैंडस्लाइड क्या मतलब एवलांच, मतलब जैसे बर्फ का गिरा और फिर उसके बाद
जिसके कारण वो ग्लेशियल ड्रिफ्ट के कारण जो फ्लड आया और फिर पूरा वो तहस नहस हो गया। तो इसमें कंसर्न ये दिखा रहा है कि यहाँ ये तो ऐसे ही बहुत ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए और जो भी डैम्स के लिए, तो यहाँ पे क्या है, उन लोगों का वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो उतना ज्यादा मतलब है, लेकिन क्या होता है ना कि डैम में धीरे धीरे क्या होता है, सिल्ट जमा होते रहता है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर ऐसे कंस्ट्रक्ट करें तो तुम लोग को पता ही होगा कि डैम का जो लोअर पोर्शन होता है वो हमेशा ब्रॉड होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्टिंग अगर जमा होते रहेगा तो ये क्या होगा, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और माउंटेन्स जो रीजन्स है वो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये और ज्यादा डिजास्टर होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वहां पे मतलब डैम्स का जो प्रोजेक्ट है उसको नहीं करना चाहिए, या उसको जो भी अभी प्रोजेक्ट्स है उसमें ध्यान देने का जरूरत है। जो भी रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, जो भी माइनिंग जो प्रोजेक्ट है वो सब पे ध्यान देने का जरूरत है। इसमें बहुत सारा जियो टेक्निकल जर्नल ये सब में पहले भी आ चुका है, तो उसको तुम लोग देखना, वो पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा, ये एक वेम्बनाड लेक पे एक कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो वेम्बनाड लेक पे पहले ही हुआ था कि वेम्बनाड लेक पे क्या था ना कि वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया गया था। तो उसको डिमोलिशन के लिए केरला गवर्नमेंट ऑलरेडी मतलब केरला जो हाई कोर्ट है वो पहले ही बोल चुकी थी कि इसको पूरी तरह से मतलब डिमोलिश कर देना है। तो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में वो गया था ये लोग। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बोली कि हाँ, जो केरला का जो रिजॉर्ट है वो कैपिको केरला रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड का है, वहां पे। अच्छा, फिर से हम बोले, वेम्बनाड लेक में ना एक आइलैंड है, नेदिया तुरुतु आइलैंड, ठीक है। तो अब ऑब्वियस बात है, वहां पे रिजॉर्ट बनेगा तो बहुत हाई मतलब कॉस्ट भी मिलेगा, प्लस उसके बाद व्यू भी अच्छा होगा, और फिर उसके मतलब काफी फायदेमंद वाला प्रोजेक्ट है। तो वहां पे कैपिको जो रिजॉर्ट है उसको वो, क्योंकि आइलैंड बहुत सेंसिटिव है उसके लिए, वो पहले ही वो इलीगल जगह पे वो किया हुआ है। तो इलीगली मतलब बोलते हैं कि वो बना लिए। तो बहुत टाइम क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा लीनियंट हो जाए कि हाँ ठीक है बना लिए तो क्या, कंपनसेट करके या कुछ भी, लेकिन नहीं, पूरी तरह से बोल दिए है डिमोलिश करने के लिए। तो डिमोलिश वो ऑर्डर आ चुका है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वो बोल दिया कि नहीं, इसको डिमोलिश करना है। और उसका जो भी ये है मतलब हर्जाना है वो बाकी लोग को भरना होगा। तो ये 54 विलाज वो ब्लॉक बनाया था। और वेम्बनाड लेक के बारे में बोला गया है कि ये बहुत इको सेंसिटिव जोन है। अच्छा, वेम्बनाड लेक के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, एक सेकंड। एक सेकंड। वो वेम्बनाड लेक इम्पोर्टेंट है वो इसका, इसीलिए हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। तो वेम्बनाड लेक क्योंकि ये क्या है, तो ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेम्बनाड जो है ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। हम कुछ कुछ बात लिख रहे हैं। ये शीट में नहीं दिया हुआ है तो कुछ कुछ हम सोच रहे, तुम लोग लिख लो। वेम्बनाड लेक, तो ये केरला सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट, ये सब डेटा के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है
क्योंकि हम लोग का अब जीपीएससी जो आ गया है तो वो अब डेटा वहां पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। और क्या है? और केरला स्टेट का लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट भी है, सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट, रामसर साइट। तो कोई गेस कर पाओगे फर्स्ट लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा होगा? फर्स्ट लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा होगा? कोई गेस? कोई नहीं। चिल्का है। तूफा बोलो नहीं, देव गलत है चिल्का। सुंदरबन। सुंदरबन, ठीक है, लार्जेस्ट क्या है? सुंदरबन। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख लो लार्जेस्ट सुंदरबन। मैम फर्स्ट लार्जेस्ट ना। हाँ वही फर्स्ट लार्जेस्ट, ये सेकेंड लार्जेस्ट हो गया रामसर साइट, तो फर्स्ट लार्जेस्ट हो गया वो। फिर जो ये केरला का है, ये एक्चुअली वेम्बनाडु लेक इन कोट्टयम और वो सब भी है। ठीक है, इसका सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है लेक में एक रेस होता है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है, यहाँ पे इसी लेक में होता है नेहरू ट्रॉफी बोट लेक, अब सॉरी बोट रेस, ये इसी लेक पे होता है, वेम्बनाड लेक पे। ठीक है, और जो वेम्बनाड वेटलैंड है, ये तो रामसर साइट है, दैट मीन्स कि ये वेटलैंड है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेटलैंड घोषित की थी, वो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत। तो ये हो गया। और ये क्या, ये हम ज्योग्राफी इसका दिखा दें यहाँ पे, और यहाँ पे है तो दैट मीन्स केरला का यहाँ पे जो है, और क्या है, तो ये जो पूरा कोस्ट है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, ये मालाबार कोस्ट पे है। ठीक है, और रिजॉर्ट का नाम क्या था? याद रखोगे, कापिको रिजॉर्ट बना था, जिसको पूरी तरह से डिमोलिश करना है। और इसका जो आइलैंड है, जो इस लेक पे जो आइलैंड है जिसका नाम है नेदिया थुरुथु, स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, नेदिया थुरुथु आइलैंड। ठीक है, ठीक है, ओके। कुछ कुछ डेटा दे दे रहे हैं जो दे सकते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसी के लिए ये पूरा न्यूज़ था। अब आते हैं, एक बात बोला गया है इसमें। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हम, मतलब 15th फाइनेंस कमीशन बोली है, तो 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। एक सेकेंड रुकना। ओके, तो हाँ, क्वेश्चन पहले पूछे, ये बताओ कि 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? कोई हाथ नहीं। हाँ, मीरा शाश्वत। हाँ शाश्वत बोलो। नंद किशोर नंद सिंह। नंद किशोर सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह। नहीं है।
NK सिंह वही है, नंद किशोर फुल फॉर्म तो हमको भी याद नहीं है। अगर तुम बोल रहे हो नंद किशोर सिंह तो ठीक ही होगा। वही है मैम। हाँ तो नंद किशोर सिंह। अच्छा और क्या, ठीक है 15 फाइनेंस कमीशन का तो पूछ लिए। अच्छा जो लोग पॉलिटी पढ़े हो, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, क्योंकि न्यूज में आया है तो अब उससे तुमको रिलेटेड हम ये क्लास यही पर्पस है रखने का, क्योंकि ना वो तुम लोग को तो वो पूरा शीट तो मिल ही जा रहा था, लेकिन पर्पस यही था कि इससे रिलेटेड जो भी जैसे न्यूज है आ रहा है तो इससे रिलेटेड जो बाकी जो आर्टिकल्स आएंगे वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे अभी डेटा वाले, एटलीस्ट डेटा के लिए। ठीक है, तो 15 फाइनेंस कमीशन का तो बात कर लिए हम कि उसके ये है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पूछेंगे। ये उसका आर्टिकल बताओ, आर्टिकल क्या था? सना बोलो। फाइनेंस कमीशन मैम आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 सही है। 280 शायद। हाँ हाँ सही है। अच्छा ये बताओ कि फाइनेंस कमीशन, ये सर पूछे हैं बहुत बार, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? अतुफा? प्रेसिडेंट। अच्छा शाश्वत ये बताओ कि फाइनेंस कमीशन, अच्छा अब हम क्वेश्चन अलग से पूछ रहे हैं। फाइनेंस कमीशन पूछ लें, हम ऑप्शंस दे रहे हैं यहाँ पे। स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एग्जीक्यूटिव। ये किस तरह का बॉडी है फाइनेंस कमीशन? स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एग्जीक्यूटिव है? कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा उसका रीजन बताओ, कौन बता रहे हो क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बोला? अगर सही बोला है तो, और नहीं तो फिर क्या है? सना बोलो। मैम क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है ना लिखा हुआ आर्टिकल 280। क्या आर्टिकल तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। अच्छा ये जो NK सिंह का जो कमीशन बना, ये नवंबर 2017 में, ठीक है, कंस्टिट्यूट किया गया, और जो रिपोर्ट देगा 2021-22 से 2025-26 तक देगा। ठीक है, तो ये क्या बोला है, अब उस पे आ जाते हैं क्या बोला है। तो ये बोला है अभी हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करके वो क्या कर रही है कि अपना जो मतलब डिसीजन ली है कि वो मतलब ट्रांसपेरेंटली ये डिसीजन ली है और बोली है कि जो मेरा फिजिकल डिफिसिट है 9.5% ऑफ GDP दिस ईयर हो गया है। और ये 15 फिनांस कमीशन सर ये पढ़ाए हैं कि ये बोला है कि इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आया था कि अगर जो ग्रोथ है, ठीक है, वो अगर मतलब ग्रोथ रेट से अगर वहाँ मतलब ग्रोथ रेट अगर ज्यादा है जितना में हम लोग लेते हैं, तो फिजिकल डिफिसिट अगर बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और फिर उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट करके भी बहुत सारा कदम उठा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये फिजिकल डिफिसिट को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि सेंटर को, सॉरी फाइनेंस कमीशन ये बोल रही है कि सेंटर की तरह मतलब सेंटर को चाहिए कि वो स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करे, मतलब स्टेट्स को भी ये बोले कि वो अपना क्लीन फिजिकल डिफिसिट पोजीशन में आए और उन लोग भी अगर चाहे तो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाएं जो स्टेट ओन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेच करके। और ताकि क्या होगा कि उन लोगों का भी जो मतलब उन लोग भी एक मतलब डेवलपमेंट, अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकते हैं। और मतलब इससे स्टेट गवर्नमेंट भी क्या होगा कि जो इस तरह का ओपेक प्रैक्टिसेस है उससे बचेंगे और वो डिसइन्वेस्टमेंट करके और इस तरह से मतलब अपना क्लीन जो फिजिकल डिफिसिट है वो दिखाएं कि हाँ मेरा इतना है। तो इसी के लिए बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाहिए सेंटर को, ताकि स्टेट भी इस तरह का कदम उठाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये बहुत अजीब सा है लेकिन फिर भी है।
अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेंगे जो लोग बायो पढ़ रहे थे सर से। हम लोग का स्ट्रेस जब मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी में जब मतलब स्ट्रेस होता है तो किसी चीज का लेवल बढ़ जाता है, किसका लेवल बढ़ जाता है? कोई नहीं, मीरा से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद कर रहे हैं, रुकिए, याद नहीं। करो करो। डोपामाइन क्या? नहीं, डोपामाइन। अच्छा शाश्वत बोलो। नहीं, डोपामाइन गलत है। शुगर लेवल। नहीं, ये बोलते हैं कि जैसे कि मतलब बॉडी बहुत ज्यादा वो कॉर्टिसोल मतलब जो हार्मोन है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस, अगर मतलब ये कोरिलेटेड है कि वो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, वो दिखता है जो स्ट्रेस्ड है वो मतलब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये उसी को लेके एक न्यूज़ है। क्या है कि एलिफेंट का अभी एक नया मतलब अलग टाइप का स्टडी किया है लोग, मतलब एक जर्नल में आया है। तो क्या है कि रिसर्चर्स क्या किए हैं कि वो एक एलिफेंट का जो टेल हेयर है उसका स्टडी किए हैं, और उसका स्टडी करके ये बोल रहे हैं कि उससे ये पता लगाया जा सकता है कि एलिफेंट का हेल्थ कैसा है, उसको जो एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है वो एनवायरनमेंट में वो ठीक है कि नहीं, कहीं उसका जो स्ट्रेस, कहीं वो स्ट्रेसफुल पोजिशन मतलब कंडीशन में तो नहीं है। तो ये पता कैसे चला रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि द टेल हेयर जो भी है, जो ग्रोथ रेट है और लेवल्स ऑफ इम्यूनो रिएक्टिव कॉर्टिसोल इन हेयर, तो इससे पता चल रहा है। तो क्या है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन पहले भी इसका स्टडी किया गया है। तो ये किस लिए, ताकि उससे ये पता चल जाए कि स्ट्रेसफुल जो इवेंट्स हुआ है कि नहीं। तो वही स्टडी किए हैं। तो इससे ये मतलब सैंपल्स लेके गए हैं, टील का सैंपल्स। तो वो किसका लिए हैं, तो कोई 6 कैप्टिव जो भी एशियन एलिफेंट्स थे उन लोगों का लेके गए हैं, और जो कि जापान से, और उसका स्टडी ये किए हैं कि वो जू कीपर जो है उसको अच्छी तरह से रख रहे हैं कि नहीं। और अगर मतलब वो एज अ बायोमार्कर अब यूज होगा कि कॉर्टिसोल लेवल अगर ज्यादा है दैट मीन्स कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। और उससे क्या होगा कि उसका हेल्थ भी, कि हाँ उसका हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है, तो भी उसका वो टेल से पता चल जाएगा कि हाँ मतलब ये इसका हेल्थ खराब हो रहा है। तो फिर जो भी हो उसका प्रिकॉशंस लिया जा सकता है, या फिर उसका एनवायरनमेंट चेंज करने का कोशिश किया जा सकता है। तो ये एक स्टडी अभी रिसर्चर्स लोग ये पाए हैं। ठीक है, फिर ये भी ये बोला जा रहा है कि इससे आगे क्या होगा। तो हेयर कॉर्टिसोल लेवल से उसका ये एज अ बायोमार्कर यूज होगा, और ये क्या है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, और इससे क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होगा एनिमल्स लाइफ के बारे में, कि उसका लाइफ कैसा है, स्ट्रेसफुल तो नहीं है, एनवायरनमेंट तो ठीक है, प्लस वो उसका हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। तो ये सब अभी स्टार्ट किए हैं। ये अच्छा है, ये थोड़ा सा अच्छा। आगे ये बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फिर भी पूछेंगे। अच्छा, लाइट को ट्रैवल करने के लिए, मतलब लाइट सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा मीडियम में ट्रैवल करता है? अच्छा छोड़ो, सिंपल सा क्वेश्चन। अनिमेश अच्छा सारे लोग हैंड रेज करना। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत है क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। मीरा हाँ बोलो। नहीं है मैम। ओके, सही है। अच्छा, लाइट को बेंट किया जा सकता है क्या? हाँ शाश्वत बोला। हाँ, बैंड कर सकते हैं स्पेक्ट्रम से। लाइट को, वही डायमंड वायमंड जो टाइप का जो शेप का रहता है उसमें लाइट पास करता है तो बेंड कर नहीं जाता है। अच्छा ये शाश्वत जो बोला, ये इससे कौन कौन अग्री कर रहे हो, हैंड रेज करो।
अगर जो एग्री कर रहे हो हैंड रेज करो। सना, सिर्फ सना अग्री करिए, बाकी मतलब डिसएग्री कर रहे हो। तो डिसएग्री कर रहे हो तो अनिमेश बोलो क्या होगा? पहला बात तो वो रिफ्रैक्ट किया जाएगा, हम्म, तब लाइट बेंड होगा। और जो शाश्वत बोल रहा है वो शायद डिफ्रैक्शन के कुछ बोलते हैं, ठीक से याद नहीं है, प्रिज्म का इस्तेमाल करके। हाँ प्रिज्म का इस्तेमाल करके बेंड, लेकिन ऐसे जो लाइट ट्रैवल करता है उसको बेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। वो ये कर सकते हैं कि हाँ उसको रिफ्रैक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, प्रिज्म और वो सब यूज करके। तो यहाँ पे क्या है ना, हैदराबाद का एक मतलब कुछ साइंटिस्ट है, उन लोग क्या किए हैं कि मतलब एक नैनो फोनोटिक्स करके एक टेक्नोलॉजी लाए हैं। अच्छा थोड़ा सा पहले, इससे पहले बात कर ले, उसके बाद इस पे आएंगे, ये न्यूज पे। रुको, कुछ कुछ और क्वेश्चंस पूछ ले। अच्छा ये सब हम सेव नहीं कर रहे, ठीक है, ये तुम लोग ऑलरेडी वो तुम लोग अपना नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं। अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? किसी को डेफिनेशन पता है, मतलब किसी को कोई आइडिया है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में? कोई नहीं? सिंपल सा अगर बोले तो इट्स अ साइंस ऑफ स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल थिंग्स, जो भी बोल सकते हैं नैनो स्केल, ठीक है, जो कि 1 से 100 नैनोमीटर्स के अंदर जो भी है। तो ये नैनो, इसी को नैनो टेक्नोलॉजी बोलेंगे। जैसे फिजिक्स, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स सब में इसका यूज होता है। तो इसमें क्या है ना, नैनो में क्या किया है लोग, मतलब हम यहीं पे न्यूज बता दे रहे हैं। ये क्रिस्टल्स, जैसे क्रिस्टल तो बहुत हार्ड मटेरियल होता है, तो क्रिस्टल्स तो इसको मतलब फोटोन से, ठीक है, फोटोन्स का यूज करके इसको स्लाइसिंग करने का लोग टेक्नोलॉजी, मतलब वो सोच रहे हैं कि इससे उससे इसको स्लाइसिंग कर लेंगे, और जिससे क्या होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत बूस्ट मिलेगा। मतलब मिनिएचर जो भी अगर आर्म्स या फिर मिनिएचर स्केल पे कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा ये टेक्नोलॉजी का यूज करके। अगर क्रिस्टल्स मतलब फोटोन्स का यूज करके क्रिस्टल्स को कट करेंगे, और इससे क्या होगा कि उन लोगों को मिनिएचर जो भी है वो बना पाएंगे। तो यहाँ पे है ही क्रिस्टल्स जनरली होता क्या है, रिजिड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर। तो रिसर्चर्स जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का है वो क्रिस्टल्स को अब स्लाइस करके, ठीक है, इवन उसको बेंड करके यूजिंग एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ठीक है, और उसको मैनिपुलेट करके विथ प्रिसिशन एंड कंट्रोल देम वेरी यूजफुल फील्ड ऑफ नैनोफोनोटिक्स। तो qualitative emerging field with the aim of beyond electronics and build up circuit driving and dialing on photons। तो ये सर्किट बनाएंगे, ठीक है। सर्किट क्या, अब ऑब्वियस बात है, सर्किट मतलब कि ये तो बेंट होगा, ठीक है। लाइट हम क्या बोले कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, बेंट होगा, दैट मीन्स लाइट फोटोन्स, मतलब फोटोन्स मीन्स लाइट, ये तो सबको पता होगा, फोटोन्स मीन्स लाइट। फोटोन्स को बेंड करके और इससे वो सर्किट बनाएंगे। तो ये क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक मतलब रिवॉल्यूशन टाइप का होगा, जिससे कि मिनिएचर कुछ भी बनाने में, मतलब अगर फोटोन से सर्किट बना ले रहे हैं तो मिनिएचर नैनो स्केल पे कुछ भी बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। इसी को मैकेनो नैनो वैसा कुछ बोल रहे हैं, नहीं मैकेनो फोनोटिक्स भी बोल रहे हैं इसी को, ठीक है, इस टेक्निक को। तो इसी में है कि और क्या कर रहे हैं माइक्रोसोन रेजोनेटर्स। तो इसमें क्या है कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी टेक्निक लगा के और क्या कर रहे हैं, बेंड स्लाइस एंड क्लीव ट्रांसफर फ्रॉम वन सबस्ट्रेटा अनदर माइक्रो साइज्ड वेव गाइडिंग क्रिस्टल्स, ठीक है। तो
ये क्या है, ये मतलब वहाँ पे अभी उस टेक्नोलॉजी का यूज करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो कोलैबोरेशन होगा ये अलग कंट्रीज से भी हम लोग करेंगे, जर्मनी, यूएई, स्पेन, और इसमें इंडिया भी रहेगा। तो हम सिंपली यही बात है, हम जो वहाँ पे बोले कि उसमें जनरेट क्या करेंगे, बेसिक एलिमेंट्स नीडेड टू बिल्ड अप फोनोटिक इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोनोटिक इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनता है, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन बेस्ड और मेटेलिक मटेरियल से, यूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये सारा ये तो टेक्नोलॉजी है, ये तुम लोग देख लेना। मेन बात यही है कि जो ये फोटोन से सर्किट बनाएंगे, जिससे क्या होगा, नैनो टेक्नोलॉजी जो जो नैनो मटेरियल्स हैं वो बनाने में आसान होगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना, उसी को लेकर के है न्यूज। अब आ जाते हैं जीनोम मैपिंग ऑफ मलेरिया वेक्टर। तो अच्छा, मलेरिया का वेक्टर का नाम क्या है? मलेरिया का वेक्टर का नाम क्या है? मीरा बोलो। मीरा। फीमेल एनाफिलिस मच्छर। अच्छा ठीक है, फीमेल एनाफिलीज। तो इसमें क्या है कि इसमें ये आया है न्यूज कि उसका जीनोम मैपिंग हुआ है, डिटेल जीनोम मैपिंग ऑफ मलेरिया वेक्टर। तो इसमें मॉस्किटो वेक्टर का हुआ है, जो पहले भी ये वाला हुआ था। तो अभी क्या है कि ये डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, तो इसके लिए उसका जीनोम मैपिंग हुआ है। ये कौन किया है? रिसर्चर्स फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटीज और इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, दोनों बेंगलुरु में इन लोग किए हैं। तो इसका क्या देखेंगे, तो क्रिस्पर पता है कि क्रिस्पर उसका जो है वो देखेंगे, एंड जीन ड्राइव बेस्ड स्ट्रेटजीज। तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म बताओ, क्रिस्पर। ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कौन है किसी को याद नहीं है क्रिस्पर का फुल फॉर्म? सर बहुत बार पढ़ाए हैं। अनिमेश, अतूफा, मीरा, नेहा, सना, शाश्वत भी थे। फॉर्म याद नहीं है। याद किए थे, भूल जाते हैं। ठीक है, याद कर लो फिर से। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। ये है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस पैलिंड्रोमिक रिपीट, पैलिंड्रोमिक रिपीट। फिर से हम बोल रहे हैं, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका वो शॉर्ट भी होगा शायद। क्या 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 एनिमेश? हाँ शॉर्ट भी होगा, इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ वो उसमें शॉर्ट भी है। फिर से हम बोल रहे हैं, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, ये होगा। तो ये क्या है ना कि इंटरस्पेस एक साथ है, यहाँ एस का फुल फॉर्म शॉर्ट होगा। तो ये इसका यूज करेंगे, मतलब इसका वो पूरा जेनेटिक वो निकालेंगे, और इससे क्या होगा कि वो डीएनए सीक्वेंसिंग करके और जीन्स का वो पूरा फंक्शंस ये करेंगे, ताकि क्या होगा कि इससे होगा क्या, तो इससे जीन्स अगर पता चल जाएगा तो उसका जो रोल है कि इस जीन का क्या रोल है। और प्लस जो हम लोग ये देखे हैं कि मलेरिया जो है वो किस बीमारी के लोगों को नहीं होता है मलेरिया। अगर किसी पर्सन को वो बीमारी हो तो उसको मलेरिया नहीं होता है। तो ये किस बीमारी को नहीं होता है? हाँ निमेश, हाथ उठाए थे, बोलो। सिकल सेल। हाँ, सिकल सेल एनीमिया अगर किसी को हो तो वो उसको नहीं होता है।
तो ये जीन सिक्वेंसिंग से ये पता लगाएंगे कि ये जो जीन है, मतलब जो ब्लड फीडिंग जो भी है, तो ये करेंगे। और उसमें और एक आया हुआ है कि एक न्यू रेफरेंस ऑफ जीनोम मिला है जो फॉर एशियन मलेरियल वेक्टर ऑफ मॉस्किटो एनोफिलीज स्टेफेंसी, ठीक है। तो ये न्यूली अपग्रेडेड एनोफिलीज स्टेफेंसी जीनोम इसमें पाया गया है, सबका जब कर रहे थे। तो इसमें क्या है, इसमें ये दिखा मतलब मिला है कि 3000 जीन्स जो प्रीवियसली इवेडेड स्क्रूटनी था, वो फ्रेश जीन ड्राइव टारगेट किए हैं जो की रोल प्ले करता है ब्लड फीडिंग के लिए और मेटाबॉलिज्म ऑफ इंजेस्टेड ब्लड मील, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन के लिए, फिर इम्यूनिटी अगेंस्ट माइक्रोबियल पैरासाइट्स, ये सब के लिए। तो ये इसीलिए जीन सिक्वेंसिंग किए हैं, मतलब इसका पता किए हैं। फिर उसके बाद ये भी है कि जो डिस्कवरीज है उसमें 29 फॉर्मली अनडिटेक्टेड जीन मिला है जो कि इन जो मलेरिया जो पैरासाइट है, मलेरिया का पैरासाइट क्या है, फिर से पूछेंगे, मलेरिया का पैरासाइट क्या है? वो तो वेक्टर था एनोफिलीज मॉस्किटो, पैरासाइट का नाम क्या है? हाँ मीरा बोलो। प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एक दो ही एग्जाम्पल दे दो। अतुफा बोलो। ओवेल और वाइवैक्स। तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, ओवेल, वाइवैक्स, फिर मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम सब था, ओवेल ठीक वाइवैक्स। है। तो ये इसमें वही पाया गया है जो ये पैरासाइट है, ये कैसे ये जो जीन है 29 फॉर्मली अनडिटेक्टेड जीन, वो कैसे क्रूशियल रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस टू केमिकल इंसेक्टिसाइड्स। और तो इससे क्या होगा, ये जीन का जैसे ही पता चले जाएगा तो हम लोग जो एशियन और अफ्रीकन जो भी है वो ये पता मतलब ये जो जीन है इसको एड्रेस करने का लोग तरीका फिर खोज सकते हैं कि किस तरह का केमिकल यूज किया जाए कि वो रेजिस्टेंट ना हो, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछे, इंडिया का टारगेट है कि मलेरिया एलिमिनेशन हो जाना चाहिए, कब तक? कब तक? मीरा सिर्फ हाथ उठाइए। हाँ मीरा बोलो। 2030 तक क्या? कंफर्म नहीं है। अच्छा, सही है, 2030 तक। अच्छा, टीवी का एलिमिनेशन कब तक कर लेना है इंडिया को? सिर्फ मीरा ही पढ़ रही है। मीरा हाँ बोलो। 2025। 2025 ये सही है। और अगर टीवी का अगर बोलेंगे बाकी जो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड है, मतलब वो WHO अगर बोले कि उसको एलिमिनेट कर देना है तो कब तक टीवी को? टीवी का पूछ रहे हैं वो ये याद नहीं। वो 2030 तक है, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सारा बात बोले, मतलब क्या बोले, मलेरिया को इंडिया कब तक एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है? 2030 तक। ये टीबी को कब तक टारगेट रखा है? 2025 तक, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड का मतलब से WHO का टारगेट कब तक है? तो वो है 2030 तक टीबी का, मलेरिया का नहीं बता रहे, टीबी का, ठीक है। तो ये फिर देख लेना, ये अच्छा न्यूज था। अच्छा इसमें, अच्छा इसको भी थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले ये कर लें। अच्छा ये एक बहुत अच्छा है, हम एक सेकेंड रुको, हम बता रहे हैं। ओके,
ये क्या है ना कि हम लोग का वैक्सीन अप्रूवल हो गया, क्या अप्रूवल मिला है? कौन बता रहे हो? कौन कौन सा वैक्सीन को और क्या अप्रूवल मिला है, उसको क्या बोलते हैं उस टर्म को? क्या हुआ, किसी को याद नहीं है कौन कौन सा वैक्सीन को अप्रूवल मिला है? मेरा आवाज जा रहा है ना? हाँ मैम। हाँ, हमको फिर डाउट हो गया कि कहीं म्यूट तो नहीं रह गया। हाँ निमेश बोलो। कोवैक्सीन और कोविशील्ड। हाँ तो इस मतलब किस तरह का अप्रूवल मिला है? इमरजेंसी यूज। हाँ इमरजेंसी यूज या बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड यूज अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है, दोनों को ही। तो इसमें एक ये जो न्यूज आया हुआ है ये बोल रहा है कि जो 2 वैक्सीन को ऑलरेडी जो अप्रूवल मिल गया है, तो क्या जो ट्रायल्स जो हो रहे हैं, मतलब ट्रायल्स में प्लेसिबो यूज करने का जरूरत है क्या? मतलब कैन प्लेसिबो बी यूज्ड इन ट्रायल्स? तो यहाँ पे जो लोग सर का क्लास तो हमेशा ही सर बोलते हैं कि वाला क्लास में हमेशा यूज करते हैं। अच्छा प्लेसिबो क्या है, किसी को याद है? साइकोलॉजी वाला शाश्वत है, और कौन है? बस शाश्वत ही है। हाँ तूफा बोलो। मतलब रिवर्स कंट्रोल ट्रायल में अगर उसको मेडिसिन ना देकर कुछ और दे दिया जाए तो बिना उसको बताए तो वो प्लेसिबो। कौन सा ट्रायल में? रिवर्स कंट्रोल ट्रायल यही था ना? रैंडमाइज्ड कंट्रोल होता है, अच्छा रिवर्स अच्छा नहीं। अच्छा ठीक। उसमें मतलब अच्छा हम बता रहे हैं जैसे एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, जब इस तरह का जो ट्रायल करते हैं तो इसमें 2 ग्रुप होता है। तो 2 ग्रुप में एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसपे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और एक होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो जो कंट्रोल ग्रुप होता है इसको रियली में मेडिसिन नहीं देते हैं। तो दोनों को तो कुछ ना कुछ देना है, नहीं तो फिर वो कंफाउंडिंग एरर हो जाएगा। तो इसको मेडिसिन देते हैं एक्चुअल, और इसको उसके जगह पे जो देते हैं उसको बोलते हैं प्लेसिबो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो इस तरह का ट्रायल करेंगे तो इसमें प्लेसिबो देना जरूरी है क्या, जब ऑलरेडी हम 2 अप्रूव कर चुके हैं, 2 वैक्सीन। तो इसमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है वो मतलब कुछ कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो उन लोगों को यूज के लिए जो मिला हुआ है ये इमरजेंसी मतलब है, और ये क्या रिस्ट्रिक्टेड यूज अप्रूवल मिला हुआ है दोनों को ही। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाँ उसका एफिकेसी को पूरी तरह से टेस्ट कर दिया गया है। उसका एफिकेसी टेस्ट नहीं, ये नहीं बोला गया है कि हाँ ये सेफ है यूज करने के लिए, ये दोनों वैक्सीन मतलब यूज कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड यूज अप्रूवल इज डिफरेंट फ्रॉम उसका जो लाइसेंसियर है, मतलब लाइसेंस मिल गया है कि हाँ ये वैक्सीन यूज होना चाहिए, हो सकता है, इसको लाइसेंस दे दिया गया। वो दोनों मतलब दोनों बात डिफर करता है, इसीलिए प्लेसिबो वो ट्रायल में यूज होना चाहिए। और यही बोल रहे हैं कि ये मतलब क्वेश्चन का बात ही नहीं है कि हाँ इसमें यूज करना है या नहीं होना, क्योंकि वही बात समझाए कि रिस्ट्रिक्टेड यूज मतलब कि ये कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो गया कि कि हाँ ये दोनों आप फ्री मतलब एकदम ट्रायल फ्री है, मतलब ये ऑलरेडी पूरा सेफ है। क्योंकि हम लोग ये देखे हैं कि सेकेंड ट्रायल के बाद ही इसको रेस्ट्रिक्टेड यूज मिल गया है, मतलब 3 में से थर्ड ट्रायल अभी बचा ही हुआ है। तो वही बोल रहा है कि थर्ड ट्रायल में क्या प्लेसिबो यूज करना चाहिए, तो वही है कि हाँ इसको करना चाहिए, क्योंकि प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल में वो मिलना चाहिए उन लोगों को परमिशन की, और ये डिफरेंट है लाइसेंस मिलने से। और वो ये नहीं बता रहा है कि हाँ ये पूरी तरह से सेफ है वैक्सीन। तो ये भी बात बोला गया है कि मतलब इसमें आया हुआ है न्यूज कि जैसे कुछ कुछ जैसे यूएस का नोवैक्सिस वैक्सीन है जो कि 89% एफिकेसी फेज 3 में लाया है, मतलब मिला है उसको। और एक जनवरी में जो रेडिस लैब है वो स्पुतनिक 5 जो रशिया का था उसका भी वो ट्रायल किया। तो इसमें ये बोला गया कि जो ह्यूमन ट्रायल होता है वो इंडिया में भी वो वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल में वो देना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड यूज का मिला हुआ है, ठीक है। बाकी पढ़ना वो आ जाएगा समझ में। तो ये हम लोग 14 का खत्म किए। अच्छा इसमें कहीं पे किसी को डाउट है?
अच्छा और वो भी मैम वो नैनो टेक्नोलॉजी वाला बताए थे ना, वो थोड़ा सा हमको अच्छा उसमें थोड़ा हाँ, हम फिर से उसको बता रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा कंप्लीट और थोड़ा सा कर दें। इसमें और भी है, अगर लाइन बाय वो अगर पढ़े तो इसमें बोला है कि जो एथिकली अगर बोले तो एथिकली जब क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट्स है तो दोनों में ही जो भी अभी करंट ट्रायल हो रहा है या फ्यूचर जो भी स्टडी हो जाएगा तो उसमें क्या है ना कि अगर आप ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे ट्रायल कर रहे हैं जो ह्यूमन इसमें है, ठीक है, तो अगर कंट्रोल ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो इसमें जैसे कि सपोज मिल गया 79%, मतलब 89% ले लेते हैं और प्लेसिबो यूज नहीं किए हैं, ठीक है, और इसका अगर प्लेसिबो यूज करते और इसका भी 89% करीब हो जाता तो ये पता कैसे चलेगा कि ये सब्सटेंशियली ये मतलब यूज हो, मतलब ये जो वैक्सीन है ये काम कर रहा है, क्योंकि प्लेसिबो देने से ही तो पता चलेगा कि हाँ अगर इसका गिर करके सपोज 60% हो रहा है, 60% लोग ऐसे भी ठीक हो रहे हैं, तो फिर दिख रहा है कि नहीं 29% सब मतलब ज्यादा लोग यूज हो रहे हैं, मतलब ठीक हो रहे हैं, दैट मीन्स कि मतलब सॉरी ठीक नहीं हो रहे, मतलब उन लोगों को नहीं हो रहा है कोरोना, ठीक है, तो वैक्सीन का दिखेगा कि वैक्सीन हाँ काम का है। यहाँ जब तक प्लेसिबो यूज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वैक्सीन सही में वो, मतलब ये तो वैसे ही हो गया जैसे रेस में एक ही जन को दौड़ा रहे हैं तो वो फर्स्ट आ गया। ये वैक्सीन का जो एफिकेसी है वो पता लगाने के लिए वो प्लेसिबो यूज करना जरूरी है। अच्छा, आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी वाले में। इसका जो एकदम क्रक्स में जो बात है ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी में ये अभी लोग क्या करें, क्रिस्टल्स क्या है ना बहुत रिजिड और स्टिफ मटेरियल होता है जिसको मतलब कट करना पॉसिबल नहीं, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट, तो इसको भी बोल रहे हैं कि क्रिस्टल कैन बी स्लाइस्ड, मतलब इसको कट किया जा सकता है, ठीक है, तो उसमें क्या यूज करेंगे, तो इवन बेंड भी किया जा सकता है, तो इसमें एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी यूज करेंगे। फिर उसी तरह से ये बोले हैं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी का ही यूज करके जैसे फोटोन्स, ठीक है, बोल रहे हैं कि ये जो फोटोन्स का यूज करेंगे किस किस लिए, तो ये मतलब कि इसको कट करने के लिए प्लस मतलब ऐसा सर्किट बनाने के लिए ताकि नैनो टेक्नोलॉजी मतलब नैनो पार्टिकल्स बन सके और मतलब फोटोन्स को बेंड करके, ठीक है, लाइट जबकि बेंड नहीं होता है तो फोटोन्स को बेंड करके वो करेंगे, तो यही इन लोग अभी साइंटिस्ट लोग ये किए हैं कि नैनो फोनोटिक्स करके एक आया हुआ है मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो लोग मतलब डेवलप कर रहे हैं, तो इसी का बात है। अच्छा, एक बार पढ़ना इसको, पढ़ के फिर अगर नहीं फिर समझ में आएगा तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है मेरा। ठीक है। एक बार इसको देखना क्या क्या है और फिर अगर डाउट होगा तो हम लोग तो शाम में मिल ही रहे हैं, शाम में पूछ लेना, एक बार सबसे पहले इसी आर्टिकल को पढ़ लेना, ठीक है। ओके अच्छा, तो मैम ये इस वीक का करंट अफेयर्स है। ये 14 से है, ये 14 का हम करंट अफेयर्स ये कंप्लीट मतलब ये जो कुछ आर्टिकल्स कंप्लीट किए ये 14 का है, और जो सर कल करवाए थे वो प्रीवियस का था ना। वो 7 से 13 का है। एक्चुअली ये सरस्वती पूजा जो ओके 2 दिन 3 दिन रह गया ना, मतलब पूजा क्या रह गया, मतलब बाकी लोग का तो नहीं, मतलब हम क्योंकि थोड़ा बिजी हो गए थे तो इसीलिए, नहीं तो ये हर दिन का ये शेड्यूल था कि हर दिन ही अब करंट अफेयर्स करवाएंगे इसी तरह से, ओके ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो तुरंत तुरंत हो भी जाएगा और फिर मतलब बहुत ज्यादा जैसे पीछे का नहीं लगेगा और करंट में हम लोग पहुंच ही जाएंगे, एक दिन पहले का न्यूज पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे को कुछ कुछ डेटा भी देना था तो वो कुछ कुछ डेटा जो आएगा जो न्यूज से रिलेटेड उसमें दे देंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी तो हो नहीं पाया इसमें। अच्छा, आगे इसका कुछ तो न्यूज है बाकी। अच्छा, इस 14th वाले में एक दो न्यूज वो छूटा हुआ है, वो सर कवर करेंगे, लेकिन और बाकी जो न्यूज है जितना हम पढ़ा है उसमें और किसी को कोई डाउट है
नैनो टेक्नोलॉजी वाला एक बार पढ़ना, अगर फिर शाम में तो हम लोग मिल ही रहे हैं, तो शाम में फिर क्लियर कर लेना, अगर फिर भी डाउट रहा तो, ठीक है, या कोई भी आर्टिकल से। इसलिए जिस दिन का है उसी दिन पढ़ लोगे तो वो ठीक रहेगा। हाँ पता है तुम लोग को टेस्ट का वो इस बार ये टेस्ट में नहीं आने वाला है, तो बहुत जन नहीं पढ़ोगे, ये भी हमको पता है, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो अच्छा बात है। तो इससे ये तो 14 का किसी को डाउट नहीं है? तो 15 का हम एक दो आर्टिकल खाली कवर करेंगे। ज्यादा नहीं, एक दो आर्टिकल कवर करेंगे। ओके, ये शीट सबको दिख रहा है? नहीं शीट नहीं दिख, अभी दिख रहा दिख रहा है ना? ओके, तो ये क्या है? अच्छा थोड़ा क्वेश्चन पूछ ले पहले। ये येमेन में किसके किसके बीच वॉर चल रहा है, मतलब प्रॉक्सी? अनिमेश बोलो। प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी। हाँ 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 प्रॉक्सी पूछते हैं। प्रॉक्सी में यूएस है और ये इजराइल है शायद। गुड। सना? मैन हौथी और हादी राइवल करके कुछ था। अतूफा? हाँ मैम यही बोल रहे थे, हादी एंड हौथी। प्रॉक्सी, अच्छा थोड़ा सा ये मॉडिफाई करे सबका बात को। नहीं सभी गलत है देखा जाए तो। मैम हम एक बार और बोले। ठीक है बोलो सना। ये यूएस और ईरान। हाँ मोर ओवर नहीं बोलेंगे। अच्छा बात कर रहे हैं, यमन में दो लोग का वॉर चल रहा है, ये है हादी और हाउथी। वॉर मतलब चल रहा है, वॉर चल रहा है। प्रॉक्सी किसका चल रहा है? तो प्रॉक्सी चल रहा है यूएई, या यूएई बाद में आता है, ये सऊदी, सऊदी एंड ईरान, इन लोगों का प्रॉक्सी चल रहा है। यूएसए इसको सपोर्ट कर रहा है, यूएसए डायरेक्टली इसमें वॉर में नहीं, मतलब प्रॉक्सी में भी नहीं है वो ईरान के साथ। ये सऊदी को सपोर्ट कर रहा था, और ईरान और सऊदी अगर बोलेंगे तो वो प्रॉक्सी में। तो ये क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है, जो बिडेन, मतलब न्यूज इसलिए है, जो बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसीजन लिया है कि वो, हम पहले भी ये न्यूज आ चुका है कि यूएस अब सपोर्ट बंद करेगा यमन, सऊदी अरेबिया पे, सऊदी अरेबिया से अपना सपोर्ट ले लेगा यमन वॉर से रिलेटेड। तो इससे क्या है कि जो ट्रम्प एरा के टाइम में जो ओपन सपोर्ट था वो जो बिडेन वापस ले लिया। सऊदी अरेबिया जो है वहां पे हौती रिबल्स के अगेंस्ट में कैंपेन करता है। अच्छा ये जो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट जो यूएस कर रहा है, ये बराक ओबामा के टाइम से ही कर रहा है, और इसमें ये बोल रहे हैं कि, बोलते हैं यूएस का सपोर्ट के कारण यमन जो है वो, यमन टर्न टू बी, मतलब ड्यू टू वॉर टर्न टू बी वन ऑफ द पुअरेस्ट अरब कंट्रीज, और लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ हुआ है यमन में। तो इसीलिए अभी क्या है कि यूएस ये स्टेप ले रहा है कि उससे सपोर्ट ले लेगा। और एक स्टेप ट्रम्प क्या किए थे कि
जो उसका स्टेट डिपार्टमेंट था, वो हाउथीज को जो थे, जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिए थे, ठीक है, राइट्स ग्रुप, और उसको मतलब उसका डेजिग्नेशन ही कर दिए थे कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूएस और एक स्टेप ले रहा है कि यूएस उसको जो हाउथीज है उन लोगों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो डेजिग्नेशन है उससे बाहर निकाल दे रहा है। वो ये इसलिए कर रहा है ताकि जो वेस्ट एशिया जो पॉलिसी है, वो वेस्ट एशिया पॉलिसी मतलब एशिया में जो मतलब वेस्ट एशिया में जो भी यूएस का अननेसेसरी जो बोलते हैं वॉर के लिए जो सपोर्ट था, वो बाहर मतलब खींच ले रहा है, मतलब वो वापस ले रहा है। तो इससे क्या होगा कि मतलब यूएस का भी मतलब यमन ईरान से भी जो भी इतना सारा टेंशन है वो भी थोड़ा सा मिनिमाइज होगा, और जो वेस्ट एशिया का जो पॉलिसीज है वो भी थोड़ा चेंज होगा। और इसमें ये भी है कि अगर सऊदी अरेबिया से अगर खींच लिए तो सऊदी अरेबिया इस तरह का जैसे इसमें वॉर में वो भी देखा जाए तो वो शायद थोड़ा सा मतलब बैक हो जाए, ठीक है, मतलब पीछे हो जाए, तो इसीलिए वो कर रहे हैं। अच्छा, ये एक न्यूज़ है नेशनल का। एक 550 मिलियन ईयर डिकिंसोनिया मिला है कहाँ पे, भीमबेटका, ठीक है। तो ये भीमबेटका जो रॉक शेल्टर है उसके रूफ पे मिला है। तो ये फॉसिल क्या है, ये फॉसिल है जो वाइट लीफ लाइक पैचेस टाइप का है, जो विथ सेंट्रल वर्टिब्रा, सेंट्रल मिडरिब है, और इसमें जिसमें कनेक्टिंग वेन्स है। तो ये 7 इंचेस का फॉसिल मिला है। ये कहाँ पे मिला है, भीमबेटका में। तो भीमबेटका हम लोग को पहले ही पता है कि भीमबेटका पहला ऐसा केव है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जो उसका ऑडिटोरियम केव है, ठीक है। तो वहीं पे एक डिकिंसोनिया मिला हुआ है। तो एक फॉसिल है, मतलब 550 मतलब लिविंग एनिमल है, उसका फॉसिल मिला है वहां पे। अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो नहीं है, और एक न्यूज़ है। अच्छा, ये तुम लोग का ट्विटर वाला जो है वो ट्विटर का जो दीक्षा रवि उसको अरेस्ट किया गया, ये सब को लेकर के अभी न्यूज़ है, तो ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये अभी सर ही डिस्कस करेंगे। तो इसका एक न्यूज़ और है जो हमको करना है। अच्छा, ये एक है बेट ऑन इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा, किसी को आइडिया है व्हाट इज कैरी ट्रेड? कैरी ट्रेड क्या है? कैश एंड कैरी का बात कर रहे हैं? नहीं, हम जस्ट एक कैरी ट्रेड के बारे में पूछ रहे हैं। कैरी ट्रेड से मतलब क्या समझते हो? तुमको जो समझ में आया वो बता दो। कैरी ट्रेड क्या है? हाँ शाश्वत बोलो। किसी से मतलब कुछ ले करके, जैसे पैसे ही कुछ ले करके किसी और को देंगे तो उसमें कुछ कमा लेंगे अपने, उस टाइप में कुछ। हाँ सही है, उसी टाइप का कुछ है। तो यहाँ पे न्यूज़ इसलिए है कि अभी क्या है कि इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, मतलब वो कुछ जो इन्वेस्टर्स है वो मतलब कैरी ट्रेड मतलब करने का सोच रहे हैं। तो कैरी ट्रेड क्या है, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, जहां पे जैसे कम इंटरेस्ट में जहां से पैसा मिल रहा है वहां से पैसा उठा लेंगे, ठीक है, और जहां पे उस पैसे का ज्यादा इंटरेस्ट मिले वहां पे वो पैसा दे देंगे। तो बीच का जो सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है यूएस से दिया हुआ है कि यूएस में सपोज इंटरेस्ट मिलता है 2.5%, मतलब इंटरेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अगर कोई पैसा ले तो इंटरेस्ट इतना लिया जाता है। तो सपोज वहां से 1000 अच्छा एक काम करते हैं, $1000 लिखते हैं, नहीं 70,000 लिखते हैं, ठीक है, 70,000 रुपीज। तो दैट मीन्स कितना ले लिया वो,
$1,000 ले लिया। अगर एक्सचेंज रेट कितना है, अगर $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज अगर है, तो अगर 70 रुपीज का एक्सचेंज रेट है, अच्छा यहाँ क्यों खराब आ रहा है, एक सेकेंड, अच्छा इसीलिए वो खराब आ रहा था। हम क्या बोले कि अगर एक्सचेंज रेट है 1 रुपी इक्वल्स टू $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज, तो अगर 70,000 रुपीज ले रहा है वो, तो दैट मीन्स कि $1,000 ले रहा है, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 0.25%। और यहाँ पे सपोज आरबीआई के मतलब अगर मतलब लोएस्ट हम देख ले रहे हैं 4% अगर इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, तो भी तो उसको देखा जाए तो बहुत ज्यादा फायदा है। तो यही बोल रहा है कि इस तरह का कैरी ट्रेड में बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ पैसा लगा ले, तो जैसे अगर बॉन्ड भी खरीदेंगे तो भी बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर मतलब अट्रैक्ट होंगे इस ट्रेड की तरफ, ठीक है, कि कम मतलब कम इंटरेस्ट में पैसा लिए, ज्यादा इंटरेस्ट में दे दिए। तो इससे क्या होगा कि यूएस का भी बहुत सारा जो है यूएस में नहीं लगा के पैसा लोग इंडिया में लगाना चाहेंगे। लेकिन उसके बाद इसमें और भी बात है कि इसमें बहुत बड़ा लेकिन रिस्क है। रिस्क क्या है कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट में अगर सपोज वो इस एक्सचेंज रेट में लिया कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज, और इसी के लिए वो ले लिया, और फिर देखा जाए कि अगर रुपी और डिटोरिएट कर गया, जैसे $1 इक्वल्स टू अगर 80 रुपीज हो गया, 75, तो फिर क्या होगा कि उसको फिर नुकसान हो जाएगा। तो ये इसमें रिस्क भी है इन्वेस्टमेंट में कि फिर उसको हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसा ये होगा, और फिर इससे नुकसान भी बहुत होगा। तो इससे क्या होगा मैम एक तरह से और रिस्क हो सकता है ना, जैसे कि अगर किसी से हम लो मतलब इंटरेस्ट रेट पे अगर मेरे को पैसा दे रहा, तो मतलब वो सिक्योरिटी भी मेरे को बहुत कम देगा, मतलब बहुत कम सिक्योरिटी हम लोग को मिलेगा। और किसी को अगर हम वही पैसा लेके किसी और को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे, तो सिक्योरिटी भी मेरे से ज्यादा लेगा, तो मेरा अगर वहां से पैसा मतलब डूबता है तो फिर तो इधर से चल जाएगा। अगर रिटर्न नहीं मिले तो हाँ, रिटर्न नहीं मिले तो फिर अगर पैसा वापस नहीं आएगा तो क्या हो। तो फिर इसमें यही बोल रहा है कि एक्चुअल जो इस तरह का जो इकोनॉमिक मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होगा, ये एक्सपेक्ट करना है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो, मतलब इससे क्या हो जाएगा कि अचानक ही जैसे कि जो करेंसी का है डाउनफॉल और वो ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा आ गया, बहुत ज्यादा, तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही सब है, लेकिन हाँ पोटेंशियल है इस तरह का कैरी ट्रेड करने से, मतलब इकोनॉमी में पैसा आ सकता है, ये भी बात बोला हुआ है, ठीक है। आगे लाइफ एंड साइंस का ये है, यूएई एक होप मिशन भेजा है, होप प्रोब जिसको बोलेंगे, ये मार्स में, तो उसका पहले ही भेजा था, वो उसका फर्स्ट इमेज भेजा है मार्स से। तो होप याद रखना क्या है, होप प्रोब किसका है, तो ये है मार्स मिशन। किस कंट्री का है, तो ये है यूएई का, ठीक है, यूएई का। तो यूएई अभी 4th कंट्री हो जाएगा, ठीक है, 4th या 5th होगा, 5th कंट्री, सॉरी 5th कंट्री हो जाएगा, ठीक है, वो मार्स पे मिशन भेजने वाला। तो बस उसी को लेके न्यूज़ है। होप मतलब देखा जाए तो ये भी है, होप बिकेम द फर्स्ट ऑफ 3 स्पेसक्राफ्ट टू अराइव एट द रेड प्लैनेट दिस मंथ आफ्टर चाइना एंड यूएस आल्सो लॉन्च मिशन इन जुलाई। तो ये ये जो है यूएई का है, इम्पोर्टेंट बात ये है। तो ये क्यों किया गया, तो ये मार्क करने के लिए 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ नेशंस ऑफ 7 एमिरेट्स, ये नेशन का 50 इयर्स हो गया, इसीलिए ये होप मिशन भेजा गया। और होप जो है वो रेड प्लैनेट को ऑर्बिट करेगा, और 1 मार्शियन ईयर, मतलब 1 मार्शियन ईयर कितना होता है,
687 डेज का, करीब करीब 2 साल हमारा, मतलब अर्थ का 2 साल, मतलब अर्थ में 2 साल और वहां पे 1 साल, तो वो वहां उतना देर तक ऑर्बिट करेगा उसका। तो उसे वही भेजा है, उसी को लेके न्यूज़ था। तो ठीक है, हम 15th का कुछ कवर किए और 14th का कवर किए, और कल जो हम क्लास लेंगे, तो कल क्लास लेंगे 16th, 17th और आज 18th, तीनों का हम जो मेरा कवर करना है वो हम कवर कर देंगे। और फिर उसके बाद, लेकिन इसका टेस्ट जो होगा, लेकिन तुम लोग कोशिश करना कि आर्टिकल तुम लोग पढ़ लो, क्योंकि आर्टिकल पढ़ लोगे तो मेरा जो जैसे शाम में आज क्लास होगा तो तुम लोग वो कर पाओगे, ठीक है? तुम लोग एटलीस्ट मेरे से क्वेश्चन पूछ पाओगे। अच्छा, इसमें कोई डाउट है? होपफुली नहीं होगा, क्योंकि 3 ही आर्टिकल तो करवाए हैं। नहीं है तो फिर हम आज का क्लास क्लोज करते हैं। अब शाम में जो होगा वो 17 से 13th वाला जो शीट होगा वो होगा।